नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसे हम लोग मदरसन सुमी के नाम से पहले जानते थे। तो आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ये स्टॉक अभी चल रहा है लगभग 79 रुपीज़ 80 पैसे 75 पैसे के आसपास। अगर हम इसका एक सप्ताह का पिछला देखें तो इसने पिछले एक सप्ताह में अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया, 10% का रिटर्न दे रहा है। अगर एक महीने की बात कर लें तो एक महीने में इसने 6.5% का रिटर्न लगभग दिया है। अगर हम इसके एक साल की बात कर लें तो पिछले एक साल में इसका नेगेटिव रिटर्न रहा है, जबकि आता है 32-32.5% का इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है पिछले एक सालों से। तो एक साल का इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। अब आइए हम बात करते हैं इसके फिनेंशियल के। तो इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि इसके फिनेंशियल में रेवेन्यू तो ग्रोथ होना शुरू हो गया है, रेवेन्यू में ग्रोथ आपको दिख रहा है जैसा आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके प्रॉफिट में उस अनुपात में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। इसका जो प्रॉफिट है वो नीचे जा रहा है, बशर्ते कि इसका रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो आइए हम इसके फिनेंशियल को डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू में वृद्धि के बावजूद जो है इसके है वो प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने इसका फिनेंशियल। अगर इसका फिनेंशियल देखें तो 2020 में इसने 61,371 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, 2021 में 58,000 करोड़ के लगभग रेवेन्यू जनरेट किया है, और 2022 की बात कर लें तो 64,471 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी में। अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2021 जब हम लोग सब जानते हैं कि 2020 का जो कोरोना पेंडेमिक आया था उस टाइम, तो 2020-21 का जो भी रहा लगभग सारे कंपनियों का रिजल्ट खराब ही रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब जब 2022 में इसने उभरने की कोशिश कर रहा है तो 2022 का अगर हम इसका देखें तो ये 4,000 करोड़ का इसमें लीड दिखा रहा है, यानी 2020 का जहां 61,371 करोड़ और इसमें 64,471 करोड़ का 2022 का रेवेन्यू, तो लगभग ये इसमें अच्छा खासा लीड देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी धीरे धीरे अब पुराने ट्रैक पे आ रही है। अब आइए हम लोग कंपनी का EBITDA देख लेते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ तक तो डिप्रिसिएशन तक तो लोग समझ लेते हैं, लेकिन अमोर्टाइजेशन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अमोर्टाइजेशन को आप ठीक डिप्रिसिएशन से ही कंपैरिजन कर लीजिए कि जिस तरह से डिप्रिसिएशन के चलते किसी भी एसेट्स में गिरावट आती है, यानी उसके वैल्यू में कमी आती है, चाहे वो वियर एंड टियर हो या किसी और तरीके का हो, ठीक उसी तरीके से जो मनी वैल्यू में कमी आती है, जो फिनेंशियल में कमी आती है, उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इसमें या तो वो हो सकता है जिसके आपने अपने लोन के बदले इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसके कारण आपके वैल्यूएशन में कमी आते हैं, उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग एक बार EBITDA देख लेते हैं। तो EBITDA देखें तो 2020 का ये 5,296, 21 का ये 4,937 करोड़ का रहा, और अगर 22 की बात कर लेते हैं तो 5,200 लगभग 89 करोड़ का रहा है। अगर फिर हम देखें 21 को अगर हम छोड़ दें तो अगर हम 20 और 22 में कंपैरिजन करते हैं तो लगभग ये पुराने ट्रैक पे आ गया है, यहाँ भी EBITDA भी इसकी। आइए हम देख लेते हैं PBIT और PBT दोनों में से हम एक को देख लेते हैं। तो अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT देख लेते हैं तो 2020 में इसका 1982 करोड़ का है, 21 में 1,500 करोड़ का है, और 22 में 1,788 करोड़ का है। अगर हम इनका नेट इनकम देखें तो 1,170 है, 1039 करोड़ है, और 22 में ये 873 करोड़। देखिए नेट इनकम में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। आइए अब हम देखते हैं मदरसन सुमी का एक्सपेंस ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो रॉ मटेरियल में पहले देखिए 34,998 करोड़, फिर 32,000 और फिर 36,000। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रॉ मटेरियल में कंपनी का कॉस्ट तेजी से इंक्रीज हुआ है। पावर एंड फ्यूल में भी इसकी इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट में समान सी वृद्धि है, और अगर देखें तो सबसे अच्छी बात है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कंपनी ने कमी करा है। इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको हल्का सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब देखिए इसके दो बातों पे हमें गौर करना है। पहला है रॉ मटेरियल में जो वृद्धि आ रही है, दूसरा पावर एंड फ्यूल, दोनों वृद्धि मेन इसका एक्सपेंस जो है वो यहीं से आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्सपेंस है इसमें कारण क्या रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में जो एक्सपेंस का मेन कारण है वो हमारा जो है ग्लोबली इकोनॉमी। ऐसा तो पहला था वो कोविड-19 पेंडेमिक, उसके बाद जो रसिया एंड यूक्रेन वार के चलते जो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आया, उसके कारण भी रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया था। और ख़ास करके पावर एंड फ्यूल, जो हम जैसा जानते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट करता है, तो उसके कारण इन सब चीज़ों में जो वृद्धि हुई है, तो इसके चलते कंपनी की कॉस्ट में वृद्धि आ रही है। कंपनी इन मद पे एक्सपेंस ज़्यादा करने लगी है। और तीसरा एक कारण बन के आया है इस मद में वृद्धि का, वो था यूएस और यूरोप में रिसेशन की स्थिति जो आ गई है, उसके कारण भी इसमें कंपनियों का इस मद में एक्सपेंस बढ़ा है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये चीज़ें जो ग्लोबली फैक्टर थी वो धीरे धीरे अपने पटरी पे आ रही है।
तो आइए दोस्तों जाते जाते हम इसके की फैक्टर पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगर पी की बात करें तो 58 है, जो लगभग सेक्टर पी की बात करें 129 से, तो काफ़ी अच्छे वैल्यूशन पे मिल रहा है। पीबी की बात करें तो 2.27 है, और सेक्टर पीबी की बात करें तो 5.68 है, जो कि अच्छा खासा इस भी लेवल पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड कंपनी जहाँ पे 0.58% दे रही है, वहाँ पे सेक्टर वाली और कंपनियाँ 0.62% का डिविडेंड दे रही है। तो कंपनी सेक्टर के हिसाब से अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है मुझे, कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रही है आपको। इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। अगर मेरी बातों ना मान के चलें तो देखें तो इसमें 76% जो एनालिस्ट हैं वो इस स्टॉक में बाइंग की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों जरूर बताएंगे मेरा छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।